नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बचपन से ही जब भी हमारा एग्ज़ाम पास आने लगता है, तब तब हमारे अंदर एक घबराहट और बेचैनी सी उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि एग्ज़ाम तो हम देने जा रहे होते हैं, परंतु उसके परिणाम का इंतज़ार हमारे सारे रिश्तेदार, सारे आस-पड़ोस के लोग कर रहे होते हैं। ऐसे में हमारे ऊपर एक अजीब-सा प्रेशर बन जाता है और एक दबाव बनता है कि हमें अच्छी परफ़ॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। खैर घबराइए नहीं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जिनका उपयोग करके आप आखिरी के कुछ दिनों में अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मेरा नाम मयंक है और एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी और उत्तराखंड वन दरोगा की परीक्षा मेरे द्वारा उत्तीर्ण की गई है। दोस्तों परीक्षा का पैटर्न आप सब जानते ही हैं। 100 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा है जिसमें हर एक प्रश्न का 1 अंक है। समय आपको 2 घंटे दिया जाएगा इन प्रश्नों को करने के लिए। प्रत्येक गलत उत्तर पर आपके 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप 100 में से 80 नंबर का पेपर करके आते हैं और 80 में से आपके 60 उत्तर सही और 20 उत्तर गलत हो जाते हैं, तो इन 60 उत्तर के तो नंबर आपको 60 मिलेंगे, परंतु इन 20 प्रश्नों के आपके 1/4 नंबर इन 60 में से काट लिए जाएंगे। 20 का 1/4 होता है 5, तो यानी ये 5 नंबर आपके 60 में से काट लिए जाएंगे और आपके अंतिम नंबर बनेंगे 55। तो आप ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करें और कोशिश करें कि नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव आपके नंबरों पर ना पड़े। दोस्तों विषयवार अंक का विवरण कुछ इस प्रकार है। हर विषय के अनुसार उसके अंक यहाँ पर दिए गए हैं। इन सब से यह सब आप जानते ही होंगे। यह एक विस्तृत सिलेबस है आपकी पूरी परीक्षा का। हर एक विषय के बारे में बताया गया है कि उसमें से कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने थोड़ा या ज़्यादा अपने अनुसार पढ़ा होगा और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आपको गाइड करने से पहले मैं चाहूँगा आप एक बार अपना आकलन ज़रूर कर लें। आपने अब तक कितना पढ़ लिया है? किस विषय को आपने अच्छे से पढ़ा है? कौन से विषय मजबूत हैं? और रिवीजन आपने कितना किया है? दोस्तों आपने 8 से 10 टॉपिक कर तो लिए हैं, परंतु आपने यदि उनका रिवीजन नहीं किया है, तो उनके अंक आपके लिए अब आधे ही बचे होंगे, क्योंकि निरंतर रिवीजन से ही आपका पढ़ा हुआ आपको याद रहता है और वो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अब दोस्तों बात करेंगे उन महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, जिनसे कम समय में भी विद्यार्थी अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे 2 विषय हमारे सिलेबस में हैं, ग्राफ की व्याख्या और तालिका व डेटा व्याख्या एवं विश्लेषण। यह दोनों 20 अंकों के होंगे और 20 अंक तो छोड़िए 2 अंक भी इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से इनकी वीडियो को देख सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने इनको पहले पढ़ लिया है, वो अपनी प्रैक्टिस और अच्छी करें और जिन्होंने अब तक इनको नहीं पढ़ा है, वो अभी यूट्यूब पर जाकर इनकी वीडियो देखें, इनको सीखें और जितना हो सके परीक्षा तक अधिक से अधिक इनका अभ्यास करें। इसके बाद एक और विषय जो आपको बहुत अच्छे अंक दिला सकता है, वह है गद्यांश आधारित प्रश्न हिंदी विषय का। आपने और हम सभी ने अपने स्कूल के समय में भी हिंदी के गद्यांशों का अभ्यास किया हुआ है, तो ये इसका आप अधिक से अधिक अभ्यास करके अपने अधिक से अधिक अंक सुनिश्चित कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय है समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। देखिए इस 100 अंकों की परीक्षा में अगर आपका 10 नंबर का करंट अफेयर आ रहा है, तो आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालाँकि करंट अफेयर के लिए समय पहले से ही देना पड़ता है, परंतु अब हमारे पास समय की कमी है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसमें जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, उनको ही कवर किया जा सके। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो इसमें कुछ टॉपिक हैं जो आपको अगर समय
मिल पाता है अपनी तैयारी और रिवीजन के बाद, तो आप इनको एक बार पढ़कर जा सकते हैं। जैसे पंचवर्षीय योजनाएँ, किस पंचवर्षीय योजना में बांधों के निर्माण पर जोर दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में आईआईटीज़ बनाई गई थी? ये सब क्वेश्चन आते हैं। और किस पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? ये कुछ बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल हैं, जो आप कम समय में कर सकते हैं। इसके बाद हरित व श्वेत क्रांति के बारे में भी आप नेट से या अपनी नोट्स से पढ़ सकते हैं। आप एक बार अगर इनको देख कर जाते हैं, तो चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम में आए और आपको 1 या 2 नंबर ज़रूर मिल जाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1991 के आर्थिक सुधार, जो मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में हुए थे। इसके अलावा पॉलिटी में आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़कर जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पॉलिटी को नहीं पढ़ा, तो आप इसमें से फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य आप पढ़ सकते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? शुरू में 10 और बाद में 1 को जोड़ा गया था। किस कमेटी के तहत? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत इनको जोड़ा गया था। राज्यों के नीति निदेशक तत्व, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जैसे कि आर्टिकल 44 में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और पंचायती राज तो आप ज़रूर ही पढ़ कर जाएँ, क्योंकि पंचायती राज बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। यह कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था? किस दिन को हुआ था? किस अनुसूची में जोड़ा गया है? और अगर आपको थोड़ा भी समय मिल पाता है, तो आप ये 4 टॉपिक ज़रूर पढ़ें, जिसमें राष्ट्रपति, गवर्नर, सीएजी और अटॉर्नी जनरल, इनका उल्लेख किस उच्छेद में दिया गया है? कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए इस पद को ग्रहण करने के लिए? और पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है? ये सब संक्षिप्त में आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ। सामान्य विज्ञान के बारे में बात करें, वैसे तो इसमें भौतिक, जीव और रसायन विज्ञान तीनों आएँगे, जिनको पढ़ने में बहुत अधिक समय चाहिए, परंतु समय की कमी के कारण हम कोशिश करेंगे। इसमें हम भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय जैसे कि चाल, गति, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, बल यानी फोर्स, ओह्म्स लॉ, ये सब हम संक्षिप्त में पढ़ सकते हैं। और जीव विज्ञान में मैं चाहूँगा आप विटामिन्स ज़रूर पढ़ कर जाएँ। किस विटामिन की कमी से क्या बीमारी हो सकती है? किस विटामिन को किस नाम से जाना जाता है? आप ये एक टॉपिक ज़रूर जीव विज्ञान से पढ़ कर जाएँ। दोस्तों, बात करें अगर करंट अफ़ेयर की, ये हमारी परीक्षा में 10 अंकों की आने वाली है। कम समय में इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला है, या तो हम किसी यूट्यूब चैनल से मंथली करंट अफ़ेयर की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हर महीने की महत्वपूर्ण 100 या 150 करंट अफ़ेयर बताई जाती हैं। या दूसरा तरीका है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, हम उनको खुद से कवर कर लें। इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मैंने इस स्लाइड में बताया है। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने लिए रख सकते हैं। इन महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स को आप खुद से तैयार कर सकते हैं। चैट जीपीटी की भी इसमें हेल्प ले सकते हैं, परंतु चैट जीपीटी पे आप पूरा विश्वास ना करें, उसमें भी थोड़ी बहुत कमियां रहती ही हैं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हमें किस विषय को पहले प्रायोरिटी देनी है और उसे कितना पढ़ना है। उन्हें हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना होगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है, आप उसका रिवीजन करें, ताकि वो पक्ष आपका मजबूत हो सके। उसके बाद समय बचता है, तो आप उस सीक्वेंस को फॉलो करें जो अभी हमने बात की थी, कि ग्राफ तालिका, तालिका विश्लेषण, हिंदी गद्यांश और समसामयिकी। बाद के विषयों को आप अपने बचे हुए समय के अनुसार पढ़ सकते हैं। उसके बाद नियमित अभ्यास के लिए आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मॉक टेस्ट से आपको अपने कमज़ोर विषयों के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ आप इससे अपना टाइम मैनेज भी कर सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत मदद करने वाला है। समसामयिकी पर ध्यान दें। जैसा कि हमने ऊपर बात की थी, आप 2 तरीके से अपना करंट अफ़ेयर कवर कर सकते हैं, या तो यूट्यूब से या फिर खुद से अपने नोट्स बनाकर। दोस्तों, बात करते हैं समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट की।
दोस्तों अक्सर हम बात करते हैं कि परीक्षा में मुझे आता तो सब था, परंतु मुझे समय कम पड़ गया, यानी समय का मुझे अभाव रह गया, वरना पेपर तो मुझे पूरा ही आता था। तो दोस्तों आपको जितना समय मिलता है टॉपर को भी उतना ही समय मिलता है एग्जाम में। तो इसका मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, इस वजह से आप पेपर को पूरा नहीं कर पाए। तो इसके लिए मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि परीक्षा में आप कोशिश करें सभी के सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लें। आप जिस प्रश्न पर अटक रहे हैं उस पर ज़्यादा समय व्यतीत ना करें, उसको छोड़कर आगे बढ़ें, उसको या तो गोला लगा दें या टिक लगा दें, ताकि वापसी में जब आप उसको दोबारा करने आए तो आपको एकदम से गोला या टिक दिख जाए और आप वहीं रुककर उस पर दोबारा समय दे सकें जो आपने शुरू में बचा लिया था। इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं और कोशिश करें कि सारे प्रश्नों को कम से कम 1 या 2 बार तो देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें वो प्रश्न दिमाग में नहीं क्लिक करता, परंतु बाद में जब हम दोबारा आते हैं, उस प्रश्न को पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं उसका उत्तर हम खोज ही लेते हैं और इससे भी हमें 2 से 3 अंक का फ़ायदा आराम से हो सकता है। दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें जिसमें है शॉर्ट नोट्स। दोस्तों शॉर्ट नोट्स एक ऐसा तरीका है जो परीक्षा की तैयारी के अंतिम दिनों में आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। आप इसमें की पॉइंट्स बना सकते हैं जिसमें आप इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियों को लिख सकते हैं, आप महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में लिख सकते हैं और गणित के महत्वपूर्ण फॉर्मूले लिख सकते हैं, या फिर आप किसी भी ऐसे टॉपिक की समरी या फिर संक्षिप्त में उसकी कहानी लिख सकते हैं। बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो जैसा ही अभी हमने डिस्कस किया, आप कोशिश करें कि परीक्षा में हर एक प्रश्न को कम से कम एक बार ज़रूर देखें और जिस प्रश्न पर आप अटक रहे हों उसे स्किप करके आगे बढ़ें, वहाँ पर अपना समय बचाएँ, क्योंकि आप शुरू में ही अगर ज़्यादा समय किसी प्रश्न पर लगा दोगे, तो आप प्रेशर में आ जाओगे, जिससे 90 या फिर 80वें नंबर पर प्रश्न होगा जो आसान होगा, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे और उस आसान प्रश्न को आप छोड़ दोगे, जिसका खामियाजा आपको फाइनल रिजल्ट में आपको दिखेगा। दोस्तों अपनी नींद का भी अच्छे से ध्यान रखें। परीक्षा के दिनों में आपके मस्तिष्क पर अच्छा खासा दबाव रहता है, आप बहुत ज़्यादा समय पढ़ाई पर देते हैं, जिसके लिए आपको एक अच्छी खासी नींद की भी ज़रूरत होती है, ताकि मस्तिष्क भी अपने आप को आराम दे सके और आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से आपकी मेमोरी में स्टोर कर सके। तो इसलिए 6 से 7 घंटे की नींद आप ज़रूर लें और इस चीज़ में आप बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें कि मैं कम नींद लेकर भी अच्छा पढ़ सकता हूँ, यह बिल्कुल ही गलत होगा। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। फिर आपका मस्तिष्क 70% पानी से बना होता है, इसलिए उसको अपनी गतिविधि करने के लिए भी हाइड्रेट रहना ज़रूरी होता है। आपकी कंसंट्रेशन अच्छी हो, एनर्जी लेवल अच्छा बना रहे और आप जो पढ़ते हैं वो आपको मेमोरी में स्टोर अच्छे से हो जाए, तो इसलिए आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट ज़रूर रखें। अंतिम के दिनों में आप जल्दी-जल्दी रिवीजन करें, किसी भी टॉपिक का हेडलाइन पढ़ें और दिमाग में जल्दी से उसका रिवीजन कर लें, ना कि लाइन बाय लाइन एक-एक करके उसे पढ़ने बैठ जाएँ। इसका मतलब आप अंतिम दिनों में जो महत्वपूर्ण समय है, आप उसको वेस्ट कर रहे हैं रिवीजन के टाइम पे। कोशिश करें कि क्विक रिवीजन आप कर सकें, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स हेल्प करेंगे। तो परीक्षा के अंतिम दिनों में हमें क्या नहीं करना है? सोशल मीडिया साइट से दूर रहना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर आपके करियर से ज़्यादा ज़रूरी हो, तभी उनका यूज़ करें, अन्यथा ना करें। यह समय आपका बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसकी कीमत को समझें और इसको अन्यथा नष्ट ना करें। आखिरी समय पर नया टॉपिक शुरू ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। आपके पास समय की कमी हो और आप इतिहास शुरू से पढ़ने बैठ जाएँ अपने अंतिम दिनों में, तो ये बेवकूफ़ी होगी, ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। अनावश्यक किसी से लड़ाई या बहस ना करें। वह लड़ाई या बहस 1 या 2 मिनट की होगी, परंतु वो आपके दिमाग में कई दिनों तक घूमेगी कि उस समय में राहुल को ऐसे पीट देता, उस समय में राहुल को वैसे पीट देता, राहुल को ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें राहुल का कुछ नहीं जाने वाला है। आपका जो कीमती समय है वो नष्ट होगा। मैंने पहले ही बताया है।
सोने से भी ज़्यादा कीमती आपका ये समय है। तो परीक्षा के दिनों में आपको अपना मस्तिष्क जितना स्थिर हो सके उतना रखना है, फालतू की चीज़ों से दूर रहना है और किसी से भी आपको तुलना नहीं करनी है। मोनू ने सब पढ़ लिया होगा, मोनू कोचिंग में भी ज़्यादा नंबर लाता है, मोनू ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, मोनू कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान में रखें, अगर मोनू कोचिंग में अच्छे मार्क्स ला रहा है, मास्टर जी के सामने अच्छे मार्क्स ला पा रहा है, तो उसके ऊपर भी कहीं न कहीं एक प्रेशर है। अगर एग्ज़ाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाया, तो आप ये मान के चलें कि मोनू के भी नंबर कम ही आएँगे। इसलिए आपने सुना भी होगा, वो बहुत होनहार लड़का है, पढ़ाई बहुत करता है, परंतु उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं करना जानता है। इसलिए किसी से फालतू की तुलना ना करें। और बात करें आज की वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में, जो कि है हमारी बोनस टिप्स। इस पाई चार्ट से डिसाइड होगा कि आप परीक्षा में कैसा परफॉर्म करेंगे। ये जो 40% है, ये आपका पढ़ा हुआ है। आपने जो भी तैयारी की है पढ़ लिख के नोट्स बना के, वो सिर्फ 40% है। 30% एक बहुत ही बड़ा भाग है जो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है पेपर में बैठते हुए। अगर आपका माइंडसेट स्थिर नहीं है परीक्षा में, तो आप मान के चलें आपको 100 नंबर का भी आता होगा, आप उसको 60 या 65 का ही कर पाएंगे और उसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग ही हो जाएगी। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखें। जैसे कि अगर परीक्षा देने जाते समय आपके उल्टे हाथ में कोई चोट लग जाए, तो आप इसे दो नज़रियों से देख सकते हैं। या तो आप कहेंगे कि भगवान मेरी किस्मत बेकार है, मेरे उल्टे हाथ में चोट लग गई, आज ही मेरी परीक्षा है। या आप इसे दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं कि भगवान ने अच्छा ही किया, मेरे उल्टे हाथ पर ही चोट लगी, मैं सीधे हाथ से लिखता हूँ, इसका मतलब मैं परीक्षा आज अच्छे से दे पाऊंगा, भगवान मेरे साथ है। आप इस पॉजिटिव माइंडसेट से जाएंगे तो आपके अंक बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपको कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, सब ऊपर वाले के हाथ में है। आपको केवल अपनी मेहनत करनी है और अपना स्थिर मस्तिष्क लेकर परीक्षा भवन में बैठना है। अगर परीक्षा देते समय आप कभी भी घबराहट महसूस करें, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, कोशिश करें कुछ पल के लिए आप स्थिर बैठ जाएं और लंबी सांसें लें। इससे आपका जो घबराहट है वो कंट्रोल में होगी, साथ ही आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और जो प्रश्न आप कुछ समय पहले तक नहीं कर पा रहे थे, कुछ समय बाद आप उसके बारे में अच्छे से सोच पाएंगे। आपकी सोचने की क्षमता पहले से बेहतर हो जाएगी। एक बहुत बड़ी गलती जो हम परीक्षा के दिनों में कर बैठते हैं वो होती है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ना देना। याद रखें कि आपके परिणाम में 20% आपके स्वास्थ्य का भी योगदान है। आप बाहर का तला भुना या फिर जंक फूड खा रहे हैं, उससे आप बीमार पड़ गए परीक्षा से कुछ दिन पहले ही, तो मान के चलें कि आप कितनी ही अच्छी तैयारी कर रहे हों, आपका रिजल्ट डाउन ही होगा। कोशिश करें स्वस्थ रहें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पानी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी को हाइड्रेट रखोगे, आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी होगी। और अंत में बात करें बॉडी लैंग्वेज की, तो आप अपने अंदर एक विनिंग एटीट्यूड रखें। याद रखिए, जो इंसान ये मान लेता है कि मेरी जीत है, तो वो जीतता ही है। जो इंसान मन में जीत गया, तो वो अपनी परीक्षा में भी जीत ही जाएगा। आप ये मान के चले कि अगर मैं 50 अंकों का पढ़ के आया हूँ, तो मैं 50 अंकों से ही परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता हूँ। आप यकीन मानिए आप इस 50 को 60 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। परंतु यदि आप मन से ही हार के आ रहे हैं, तो आप 100 नंबर का भी पढ़ के आए हैं, तो आप मान के चले आप इसमें 80 ही ला पाएंगे। तो आपका विनिंग एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंत में यही कहना चाहूँगा, ये एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा इस चुनौती से आप निखरें और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। यह परीक्षा आपको स्वयं को जानने में मदद कर सकती है। आप अपना बेस्ट दें, भविष्य के और परिणाम के बारे में ना सोच के आप अपनी मेहनत के बारे में सोचें और स्वयं को जानने की कोशिश करें। अगर आप स्वयं को जान गए, तो आप किसी भी परिस्थिति और किसी भी परीक्षा में हमेशा उत्तीर्ण कर पाएँगे। अवसर का उपयोग करें और इसी के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपका पेपर आपकी उम्मीदों से भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। मेरे लिए कोई सजेशंस हो या कोई आपका डाउट हो वो पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।